गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे पौधों में परिवहन तंत्र। पहले हम जो है ह्यूमन का परिवहन जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हम पढ़ चुके हैं और हम जो आज स्टार्टिंग कर रहे हैं वो है ये चैप्टर हमारा पादपों में परिवहन। तो हम सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण करती हैं। ये सभी लोगों को पता है। इसके लिए गैस एक्सचेंज करती है तो CO2 लेती है। तो ये जो होता है ये एक सामान्य सी प्रोसेस होती है जिसमें विसरण के द्वारा वो गैस एक्सचेंज कर लेते हैं। तो फूड तो उन्होंने बना लिया है। इसी तरह से जब वो पूरा अपना भोजन बनाते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। तो इन्हें वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? इन सब नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे खनिज लवणों को वो मृदा से प्राप्त करते हैं। तो मृदा से किसके द्वारा प्राप्त करेंगे? आपने पौधों की संरचना देखी होगी कि जैसे पौधा है उसमें तना है, पत्तियां तो खाना बना रही है, लेकिन जो जड़ें होती है ज़मीन के अंदर गहराई तक जाती है वो इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अलावा जो मैंने अभी नाम बोले हैं ना, ये न्यूट्रिएंट्स भी कहलाते हैं। तो इनके साथ साथ पानी के साथ इनको भी अवशोषित करती है और पौधे में ऊपर पहुंचाती है। जब ये ऊपर पहुंचते हैं उस पौधे की पत्तियों को भी मिलेंगे तभी तो पूरा होगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, है ना। तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये ऊर्जा की भी, कच्ची सामग्री की। अब ये सब जो है विसर्जित के द्वारा होता है, हमने पहले पढ़ा भी है। तो यहाँ पर हमको यही पढ़ना है कि अगर ये सब जो हो रहा है, बन रहा है, अब ये बनने के बाद में पौधे के अन्य भागों तक भी इनको पहुँचना है। जो फूड मटेरियल बना है उसको पौधे के अन्य भागों तक, क्योंकि पेड़ यदि आप देखें एक छोटा सा पौधा है तो उसमें तो कम स्पेस है, लेकिन एक बड़ा सा पेड़ है तो उसमें ऊपर तक पानी भी पहुंचना है और जहां उसने खाना बनाया उसको नीचे तक ज़मीन तक आना भी ज़रूरी है। तो इन दोनों क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए कोई परिवहन का सिस्टम होना चाहिए जो बने हुए भोज्य पदार्थों को जड़ों तक पहुंचा दे और जड़ों से लेकर पानी को बिल्कुल टॉप तक पहुंचा दे, पत्ती तक पहुंचा दे। वहीं पर तो उसका फोटोसिंथेसिस होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए एक एनर्जी की भी आवश्यकता होती है। वैसे पेड़ पौधों में इन चीज़ों की कम आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी अगर इनमें दूरी ज़्यादा होती है, जैसे बहुत लंबे अधिक वृक्ष होते हैं, तो एक पूरा सिस्टम इसमें काम करेगा। तो ये जो सिस्टम है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, ये वही परिवहन सिस्टम है। अब इसके साथ साथ खनिज लवणों का वहन करता है ना एक सिस्टम जो होता है जिसे हम जाइलम के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? जड़ों से खनिज लवण और पानी का अवशोषण करता है। और दूसरा जो है फ्लोएम, है ना, ये दोनों ऊतक है। इन दोनों ऊतक के बारे में यदि आपको डिटेल पढ़ना है तो आप मेरा 9th क्लास का YouTube वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पौधे हैं वह फ्लोएम नामक जो ऊतक होता है वह पत्तियों का बने हुए भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है और जो जाइलम होता है जड़ों से जो न्यूट्रिएंट्स लिए हुए हैं, पानी लिए, उनको परिवहन करने का कार्य करता है। तो पहले जो है हम पढ़ेंगे वो जल का परिवहन, कि जल का परिवहन कैसे होता है। तो डिटेल तो आप ये क्लास 9th का जब वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि ये फ्लोएम जो ऊतक है और जाइलम जो ऊतक है उसकी संरचना किस तरह से होती है, किस प्रकार वो कार्य को करते हैं, है ना। अभी तो हमको इसके आगे का पढ़ना है कि उसमें परिवहन कैसे होता है। अब यदि हम देखें तो जो जाइलम ऊतक है, जड़, तना और पत्ती, तो इनमें क्या होती है? वाहिनिकाएं या वैसेस बोलेंगे। वाहिकाएं मीन्स ट्रैकेट्स, ये आपस में मिलकर जल संवहन नलिकाओं का एक सतत जाल बना लेती हैं जो सभी पादप वर्गों से संबंध होता है। जड़ों की जो कोशिकाएं मृदा के संपर्क में रहती है वे सक्रिय रूप से आयंस को प्राप्त करती है। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न होता है और जैसे ही इसको समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है
है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब बाहर न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा होगी, वहाँ पर से जो आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो जो जड़ों की संरचना है उनमें छोटे छोटे से पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हमें आंखों से नहीं दिखाई देते, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, है ना। हमने इसका बाहर एक मूल गोप भी होती है, जड़ का स्ट्रक्चर यदि देखा हो तो आप लोगों को ध्यान होगा, तो वहाँ पे छोटे छोटे से रेशे भी निकले हुए होते हैं, रोम्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, पानी के साथ साथ पानी को जो अवशोषित कर रहे हैं, तो पानी का सांद्रण बाहर ज़्यादा है ना, और इसमें परागम झिल्ली होती है, वहाँ से कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा होगा तो ये अंदर की ओर इसके अंदर आने लगेंगे, जड़ में प्रवेश करने लगेगा। और क्या होगा, जल की अनवरती गति से जड़ के जाइलम में जाता है, और फिर क्या होता है, एक चैनल बन जाता है, एक चैनल बन जाता है और पानी जड़ के अंदर जाने लगता है। और जल के स्तंभ का निर्माण होता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेलता रहता है। अब यहाँ पर जो आयनों का कंसंट्रेशन बढ़ा, पानी अंदर की ओर चला, अंदर की ओर चलने के बाद में ऊपर की ओर, ये एक पूरी नलिका है, जैसे हमारे पाइप में पानी बहता है कि नहीं, इसी तरह से ये नलिकाएं होती है जिनके अंदर पानी का एक के बाद एक आगे की ओर फ्लो होता रहता है। अब हम देखते हैं कि यदि काफ़ी ऊंचाई पे कोई पेड़ है, काफ़ी ऊंचाई पे है, काफ़ी लंबा है वहाँ पर, तो यहाँ पर दाब जो होगा जल को वहाँ तक पहुँचाने के लिए स्वयं पर्याप्त नहीं होगा। इस स्थिति में पादप जाइलम के द्वारा सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुँचाने की कोई और युक्ति करते हैं। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। लगभग एक ही आकार के बराबर मात्रा वाले मृदा के 2 गमले लेंगे। एक गमले में हम पौधा लगा देंगे और उसी पौधे की, जैसे 2 गमले लिए हैं, एक में हमने पौधा लगा दिया और एक में हम छड़ी को लगा देंगे, दोनों सेम हाइट के होंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों गमले की मिट्टी प्लास्टिक की शीट से ढक देंगे। जो पौधा लगाया है हमने और जहाँ छड़ी लगाई है, लकड़ी लगाई है, दोनों को हम प्लास्टिक शीट से कवर कर देंगे जिससे नमी का वाष्पन ना हो सके। आप लोगों को पता है पानी वाष्प होकर उड़ जाता है, यदि हम खुले में थोड़ी देर भी पानी धुल जाता है ना ज़मीन पे, तो थोड़ी देर में गायब हो जाता है। इसको रोकने के लिए तो यहाँ हमने गमले में यदि पानी डाला है तो वो तो इवोपरेट हो जाएगा, उसको रोकने के लिए हम प्लास्टिक शीट का यूज़ करेंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पे दोनों गमले को, एक को पौधे के साथ और दूसरे को छड़ी के साथ प्लास्टिक शीट से पूरा ढक दिया। अब क्या होगा, थोड़े समय बाद इसका हम अवलोकन करेंगे। तो क्या होगा, हम देखेंगे कि जो जल रंध्र के द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं के द्वारा होता है। यानी कि पौधे की जो हमें जो मिट्टी मिलेगी ना, वो उसमें पानी की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि उस पानी को कौन सक कर रहा है, वो जड़ें, उस पौधे की जड़ें जो उस पानी को सक कर रही है, सक करके जाइलम की जो वाहिकाएं हैं उनके द्वारा वो ऊपर पहुंचाया जाता है, और ऊपर पहुंचाए जाने के बाद में उसका वाष्पीकरण हो जाता है। वो जो पानी उस पत्तियों की परत पे आ रहा है ना, वो इवोपरेट हो जाता है, जिसे हम सामान्य रूप से वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। कोशिकाओं के जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है, जिसे हम चूषण दाब के नाम से जानते हैं, जो जल की जड़ों में उपस्थित जाइलम वाहिकाओं द्वारा खींचता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि ही वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जल के पत्तियों तक जल और उसमें विलय खनिज लवणों को ऊपरमुखी गति में सहायक होता है। ऊपरमुखी से गति से तात्पर्य ये देखो ऊपर की ओर, ये एरोज भी नजर आ रहे हैं, वो भी ऊपर की ओर हैं। इसके द्वारा जो पौधा होता है उसका ताप भी कंट्रोल होता है ना। जल के वहन में मूल दाब जो रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी रहता है। दिन में क्यों नहीं रहता है, क्योंकि दिन में रंध्र खुले रहते हैं, जिसके कारण से वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है। जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य बल जो होता है उसे हम प्रेरक बल के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर एक पेड़ का चित्र दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर इसमें ये जड़ें हैं जो जमीन में काफ़ी गहराई तक गई हुई हैं, और इसके बाद में ये जो गहराई में है इस जमीन में, यहाँ से इसकी ये जो जड़ें हैं ये मूल दाब उत्पन्न कर रही हैं, है ना। चूषण दाब भी है, ये इसको सक कर रही हैं जल को, और इसके साथ जो न्यूट्रिएंट्स है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये अंदर जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर अब
ये एक दाब, एक प्रेशर बन गया है और एक सक्सेशन बल्ब उस जिसे बोला जाता है ना, ये इसको आगे की ओर धक्का लगाता है, आगे की ओर पहुंचाने का काम करता है। तो एक ऐसा पॉइंट बन जाता है इन वाहिकाओं में कि ये सीधा एक के बाद एक जुड़ता हुआ चले जाता है ऊपर की ओर, सबसे टॉप पे भी पहुंच जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या होता है, इन पत्तियों में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। ये जो पानी, अतिरिक्त पानी आ जाता है, ये वाष्पीकृत हो जाता है। तो इस तरह से इसमें जड़ जो पौधे होते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। फिर सेकेंड है भोजन तथा दूसरे अन्य पदार्थों का स्थानांतरण। पानी का तो हो गया। अब देखेंगे हम कि भोजन जो पत्तियों द्वारा बनाया गया है उस फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसमें अन्य भागों तक कैसे पहुंचाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में विलेय उत्पादकों का जो वहन होता है उसे हम स्थानांतरण कहते हैं। यह संबंध उत्तक फ्लोएम नामक भाग के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल और अन्य पदार्थों का भी परिवहन करता है। मतलब भोजन का तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ जो अमीनो अम्ल है उनका और जो दूसरे अन्य पदार्थ हैं उनका परिवहन भी करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंग, फल, बीज की वृद्धि वाले अंगों तक ले जाए जाते हैं। जैसे जो भोजन बना है ना, वो हम जैसे एप्पल खाते हैं या किसी की जड़ खाते हैं शकरकंद की, तो सारा ये जो भोजन बना के रखता है पौधा, किसके लिए बनाता है, हमारे लिए नहीं, वो अपने खुद के लिए बनाता है। वो तो हम चोरी करके उसका भोजन ले लेते हैं। तो वो क्या करता है, इस भोजन को विपरीत परिस्थितियों के लिए इकट्ठा करके रखता है। तो उसके जो फ्रूट्स हैं उसमें उसके जो भी पार्ट बनेगा, कई तनों में रखते हैं, कई जड़ों में स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पर जितने भी, या फिर वृद्धि वाले अंग, वृद्धि मतलब एक पौधे को और ग्रो करनी है, ग्रोथ करने के लिए खाने की आवश्यकता लगेगी। जैसे हम लोगों को भी खाने की आवश्यकता लगती है एनर्जी के लिए, कुछ वर्क करने के लिए या अपनी हाइट हेल्थ को बढ़ाने के लिए हम लोग अच्छी प्रोटीन वाली डाइट लेते हैं कि नहीं, ऐसे इनको भी ज़रूरत लगती है। तो यहाँ पर ये अपना स्टोर करके रखते हैं। भोजन और अन्य पदार्थों का जो स्थानांतरण है साथी कोशिकाओं की सहायता से जो चालनी नलिका होती है, जिसे सीव्स ट्यूब भी कहा जाता है, उसमें ऊपर मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाएं में होता है। एक पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना, कभी कभी परीक्षा में जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, तो आप उस हिसाब से भी इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। परिवहन नाम से पूछा कि भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है, तो आप वो डिटेल में बता सकते हैं। और यदि पूछा गया कि जो जल है या न्यूट्रिएंट्स हैं उनका कैसा होगा, तो आप जल का भी पूरा डिटेल बता सकते हैं, झैलम के बारे में पूरा डिटेल बता सकते हैं। जब दोनों में डिफरेंस, तो हम यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा था, हमने ये वाला जो चित्र देखा था इसको समझिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ एक दिशा में ये ऊपर की ओर वाटर जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ से तो इनको तो ये प्रोवाइड हो ही चुका है और यहाँ पर ऊपर करना है। लेकिन जब भोजन बनता है पौधे में या पेड़ में, तो क्या होता है, यहाँ ऊपर बना लेकिन ऊपर से यहाँ पर भी बना है ना, तो यहाँ तक भी इसकी आवश्यकता है। तो यहाँ भी इसको जाना है और साथ में नीचे की ओर भी आना है, ताकि यहाँ इनको सभी को बराबर मात्रा में पोषण मिल सके। तो ये दोनों तरफ जाता है, ऊपर मुखी भी होता है और अधोमुखी दिशाओं में, साइड में भी जाएगा। अच्छा, ये जो परिवहन होता है जाइलम द्वारा, ये भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है। इसके विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण जो ऊर्जा के उपयोग के द्वारा पूरा होता है ना। यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है, जबकि यहाँ एनर्जी का यूज हो रहा है। किसमें, जाइलम में। जाइलम में बाह्य बल लग रहे हैं, और इसके विपरीत यदि हम फ्लोएम में देखेंगे तो उसमें जो स्थानांतरण है उसमें किसका उपयोग हो रहा है, एनर्जी का। अब सुक्रोज जैसे जो पदार्थ होते हैं वो फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं, है ना। आप एटीपी समझ चुके होंगे, किसके पहले मैं आप लोगों को एटीपी समझा चुकी हूँ। तो ये ऊर्जा का स्थानांतरण के द्वारा ही ऊर्जा जो मिलेगी उसी के द्वारा ही, फ्लोएम द्वारा ही इसमें फूड मटेरियल का स्थानांतरण होगा। अब क्या होता है, यहाँ पे परासरण दाब भी बढ़ा दिया जाता है, इससे जल इसमें प्रवेश कर लेता है। दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहाँ दाब कम होता है ना। जहाँ बनेगा वहाँ पर, जैसे पत्तियों में बना है तो वहाँ पे तो प्रेशर अधिक होगा, है ना। दूसरे जो पार्ट्स होंगे वहाँ पर प्रेशर कम होगा, तो जो फूड मटेरियल है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएगा।
यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण करवाता है। उदाहरण के लिए हम बसंत में जड़ व तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में हो जाता है, जिसके लिए वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वही किसी को भी ग्रोथ करना है पेड़, यदि बसंत के ऋतु में तो हम देखते हैं खूब सुंदर सुंदर से फूल खिलते हैं, है ना, पलाश के फूल खिलते हैं, और हम कई तरफ पीले कपड़े भी पहनते हैं जनरली लोग। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भोज्य पदार्थ होता है इनका स्थानांतरण कहाँ होता है, कलिकाओं में हो जाता है। तो ये भी हमारा हो गया है कंप्लीट। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे उत्सर्जन या एक्सक्रीशन के बारे में, है ना। आप लोग देखेंगे कि जैसे पौधे ने तो फोटोसिंथेसिस कर लिया और रेस्पिरेशन करते हैं, वो वर्ज्य पदार्थों से छुटकारा पा लेते हैं। अन्य उपापचयी क्रियाओं द्वारा भी नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकलना आवश्यक है। यह जैव प्रक्रम में इन उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन। हमारी बॉडी में भी यदि हम देखें तो हमारी बॉडी में कई प्रकार के नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका तो हम सिंपली से सांस लेते हैं ना, लंग्स के द्वारा उसमें विसरण विधि होती है और वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाती है। लेकिन जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हमारी बॉडी बाहर करने के लिए, जैसे यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है विशिष्ट अंगों का, जैसे यहाँ लिखा भी है जटिल बहुकोशिकीय जीव इस कार्य को करने के लिए विशिष्ट अंगों का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए, ये एक पूरा सिस्टम यहाँ पर शो हो रहा है इस चित्र में, है ना। इसमें क्या है, मैं इसको चित्र के माध्यम से आपको समझा देती हूँ। एक जोड़ा इसमें वृक्क है। ये जो आप ये बीन के ये इस तरह से फली का बीज देख रहे हैं, ये वाली नुमा रचना जो है ये क्या कहलाती है, किडनी कहलाती है, किडनी या वृक्क। इसके साथ साथ क्या जुड़ी है, मूत्रवाहिनी। ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको दोनों तरफ से आती हुई, ये क्या दिख रही है, मूत्रवाहिनी। और ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये क्या कहला रहा है, मूत्राशय। और इसमें क्या है, एक मूत्र मार्ग है। ये जो दोनों वृक्क होते हैं यह रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं, है ना। हमारे पीछे जो बैकबोन होती है उस बैकबोन के नीचे वाले जो पोर्शन होता है वहाँ पर ये बैक साइड में स्थित होते हैं। यहाँ पर क्या बनता है, मूत्र बनता है, जो होता हुआ इन वाहिनियों द्वारा यहाँ मूत्राशय में एकत्रित कर दिया जाता है और फिर ये वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि इसमें मूत्र किस प्रकार से बनता है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है जो मैंने अभी आपको बताई है कि CO2 हम ब्लड से अलग कर सकते हैं फुसफुस लंग्स के द्वारा, जबकि नाइट्रोजन वेस्ट जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये वृक्क से रुधिर द्वारा अलग कर दिए जाते हैं। और इसमें कौन सी प्रोसेस होती है, वृक्क का आधारी निस्यंद यानी कि फिल्टर होता है। फुसफुस की तरह बहुत पतली पतली यहाँ पर रुधिर केशिकाओं का गुच्छा होता है। वृक्क में प्रत्येक केशिक गुच्छक एक नली के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्रित करती है और प्रत्येक वृक्क में अनेक निस्यंद एक एक होते हैं जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। तो ये यहाँ पर क्या देखिए, ये जो आपको दिख रही है दो तरह की यहाँ पे लाइनें और दिख रही हैं, आप इनको समझिए। इनके द्वारा जो होता है ये धमनी जो होती है ये इन दोनों से जुड़ी हुई है ना। अब यहाँ से क्या होता है, हमारी बॉडी का जितना भी ब्लड होता है उस सब ब्लड में हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं कि उसमें सारे फूड मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल और अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं वो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। अगर वो हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारी डेथ भी हो सकती है, तो उनको बाहर निकालना ज़रूरी है। तो यहाँ पे से हमारा ब्लड आएगा और ब्लड आने के बाद इन दिनों किडनियों के अंदर चले जाएगा, है ना। अब यहीं पे पूरी छन्ने की क्रिया होती है और छन्ने के बाद में खून तो यहीं रहेगा, ये वापस चले जाएगा, है ना। ये वाली वेन जो है इससे वापस चले जाएगा, लेकिन जो लिक्विड बचा है, खूब ब्लड की जो काम की चीज़ें हैं हमारी बॉडी को जिनकी आवश्यकता है, पोषक चीज़ें हैं, वो तो ब्लड के माध्यम से वापस चले जाएंगी, लेकिन जो वर्ज्य पदार्थ है जैसे यूरिक अम्ल है वो यहाँ से यहाँ कलेक्ट हो जाएगा और हमारे मूत्र के साथ बाहर निकलता है। अब ये जो किडनी आप लोग यहाँ देख रहे हैं इसका एक और स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्ट्रक्चर, ये इसको हमने इसका सेक्शन काट के यहाँ पर शो करा हुआ है। तो इस किडनी को यदि हम देखेंगे तो ये अंदर से ऐसी संरचना लिए हुए होती है। देखिए ये जो ब्लू कलर की है इसे हम
वैन के नाम से जानते हैं, रेड कलर वाली जो है धमनी या रीनल आर्टरी के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये किससे संबंधित है, ये सब हमारी किडनी से संबंधित है, इसको रीनल बोला जाता है। तो ये रीनल वैन हो गई और ये रीनल आर्टरी। आप लोगों को पता है ना, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें CO2 वाला होता है। अब यहाँ से क्या होता है, इसके अंदर ब्लड आता है। इसके बाद में यदि हम इसका ये वाला जो पोर्शन आप पूरा देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, ये पोर्शन जो क्या कहलाता है, पूरा अंदर वाला ये पोर्शन कहलाता है इसका कॉर्टेक्स, है ना। कौन सा पोर्शन कहलाता है, कॉर्टेक्स वाला पोर्शन। और ये जो आप लोगों को ये पंखे जैसी डिजाइन नजर आ रही है ना, इसमें ऐसे छोटे छोटे, इन्हें कहते हैं, ये वाला जो पूरा पोर्शन है मेडुला कहलाता है। मेडुला में क्या होता है, ये लाइनिंग्स देख रहे हैं, इसे मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं। अब यहाँ पर अगर इसके अंदर की ये जो संरचना देखेंगे, इसे हम कैलिक्स बोलते हैं, ये वाला जो पोर्शन है। और कैलिक्स के बाद भी यहाँ पर ये रीनल कॉलम है। और इस पूरी बॉडी को क्या कहा जाता है, रीनल कैप्सूल कहा जाता है। अभी आप लोग जो देख रहे थे किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन का काम होता है, वो कहाँ पर होता है, इन मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर होता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये जो आपको दिख रहे हैं ना मेडुलरी पिरामिड्स, यहाँ पर ही आपका खून छनता है। अब इसके आगे की और प्रोसेस बताती हूँ कि कैसे खून छनता है आपका, कैसे ब्लड फिल्टर होता है। तो देखिए, ये जो मैंने आपको पोर्शन बताया ना, यहाँ पर ये ऐसी लाइंस दिख रही है, इनमें से एक छोटा सा जो पार्ट है, ये कितने माइक्रोस्कोपिक होते हैं, कितने छोटे छोटे होते हैं, इनकी और पतली पतली को जो हमारी ब्लड वेसल्स आती है ना, वो और ज़्यादा पतली हो जाती है, केशिकाओं के रूप में बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती है। तो यहाँ पर देखो, ये इस तरह का एक, ये जो है ना, इसी का एक एक पोर्शन, इसमें काफ़ी सारे इस तरह की रचना होती है। तो ये जो आपको पूरा दिख रहा है, ये क्या है, बोमन संपुट। और इसके अंदर भी बहुत सारी केशिकाओं का, कोशिका नहीं केशिका, ये वर्ड याद रखिएगा, इनका यहाँ पर बहुत सारा घना झाल होता है। वृक्क की धमनी शाखा जो आ रही थी ना, अभी मैंने यहाँ दिखाई थी, ये रेड कलर की, बस ये सब पतली पतली भागों में हो के यहाँ पर पहुँच जाती है ना। यहाँ पर ये पहुँच गई हैं, ये बोमन संपुट है, तो इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं इस गुच्छे को। ये कोशिका गुच्छ, यहाँ कोशिका लिखा है, आप लोगों का छोटी क्लास है इसलिए। तो ये जो पतली पतली हो जाती है, जिन्हें हम केशिका कहते हैं, ठीक है, आप कोशिका भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। बहुत ही ज़्यादा पतली है ये। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक प्रेशर पड़ता है इनके ऊपर। प्रेशर से क्या होता है, दबाव के फलस्वरूप जो वेस्ट मटेरियल है वो इनसे बाहर हो जाएगा। छन्ना बोल रहे हैं ना, हम छान रहे हैं, तो छानने के प्रोसेस यहाँ पर यही होता है। छानने की प्रोसेस छलनी जैसी नहीं होती है, यहाँ पर ऐसा होता है, इन कैपिलरीज पे जो प्रेशर पड़ता है, प्रेशर की वजह से इसमें से वो बाहर हो जाते हैं। फिर यदि हम इसे और आगे देखें तो वृक्क की शिरा का भाग भी इसमें जाता है। आगे और इसको करती हूँ मैं, यहाँ पर देखिए, ये वृक्क का नलिकाकार भाग है, ये ऐसे इसको हेलन लूप कहा जाता है। इस तरह की रचना होती है, इसको इस हेलन लूप कहा जाएगा। और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, संग्राहक वाहिनी। यहाँ पर पूरे यूरिन को, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें इकट्ठा कर लिया जाता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट बार फिल्टर हो जाएगा, फर्स्ट बार ये फिल्टर हो गया, ठीक। यहाँ से हमने सारे हमारी कीमती चीज़ों को इसके अंदर डाल दिया है, और जो हमारे काम की नहीं है वो हमने इस नलिका के अंदर डाल दिया है, वेस्ट मटेरियल को। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस वेस्ट मटेरियल में कई प्रकार के ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण रह जाते, जिनकी हमारी बॉडी को अत्यंत आवश्यकता होती है। तो क्या होता है कि जब ये यहाँ पर आता है तो इसका पुनः अवशोषण होता है ना, रीअब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि चयनित चीज़ों को फिर से इसमें से ले लिया जाता है। ये आप लोगों को दिख रही है नलिकाएं, ये यहाँ इससे सटी हुई है, ये सब इनमें से इनको वापस ले लेती हैं। फिर क्या होता है, ये सांद्रित हो जाता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, और इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे वृक्क, और ये कहाँ पर जाती है, मूत्राशय में जाकर मिल जाती है, वहाँ मूत्र इकट्ठा हो जाता है, और उसके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो उसको फिर शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। अभी जो मूत्राशय होता है, ये किस तरह का होता है, पेशीय होता है। तो और किसके कंट्रोल में होता है, तंत्रिका नियंत्रण के कंट्रोल में रहता है।
अब देखिए यहाँ पर ये बड़ी छोटी छोटी सी बात लग रही है, लेकिन यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे ना भविष्य के लिए, तो इसी तरह के उसमें क्वेश्चंस आएंगे कि ये किसके कंट्रोल में है भाई, ये जो मूत्राशय होता है, पेशीय रचना होती है, किसके कंट्रोल में। तो ये लग इतना छोटा सा रहा है, लेकिन हमारा आंसर यहीं पे मिल रहा है। नीट में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या आप कोई टीचर की एग्ज़ाम देंगे या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है नर्सिंग के, तो उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग जब पढ़े ना, तो एक एक लाइन को ध्यान दें कि वहाँ पर क्या समझाया जा रहा है, क्या चीज़ है। हम लोग कई बार इन चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब हम इसके बाद अब ये कृत्रिम वृक्क अपहरण या डायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर होता है थ्रू द किडनी, और फिर क्या होता है, हमारी अच्छी चीज़ें हमारे पास रह जाती है और वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे यदि किसी को किडनी खराब हो जाती है, किसी वजह से उसमें संक्रमण हो जाता है, आघात लग जाता है, या रुधिर प्रवाह किसी वजह से सही कार्य नहीं करता है, तो ये जहर जो विषैले तत्व हैं बॉडी में फैलने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत वीक हो जाता है और मर भी सकता है। तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, उसको कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है। ये कृत्रिम वृक्क जो होता है आर्टिफिशियल, ये इस तरह की एक मशीन होती है जिसे अपहरण या डायलिसिस मशीन या कहा जाता है। इसमें इसका पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि ये क्या होता है। इसको में यदि हम इस चित्र को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसकी बॉडी के अंदर दो नलिकाएं लगी हुई है, एक धमनी में लगी है, एक शिरा में लगी हुई है। यहाँ से धमनी से ब्लड को लिया जाता है, इसमें दो नीडल्स होती हैं, मतलब इस बॉडी को कट किया जाता है। जहाँ पर आप ये पोर्शन देख रहे हैं इसको कट किया जाएगा। कट किए जाने के बाद सिरिंज जैसी रहती है इसमें लगी हुई, उनको वहाँ पे जॉइंट कर दिया जाएगा। फिर इसके ऊपर इस तरह से जैसे आप चित्र में देख रहे हैं टेप लगी हुई है, ये इस तरह से टेप लगा दी जाती है। अब यहाँ पर ये एक मिनट में इसको नीचे करती हूँ, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। हाँ, यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर ब्लड इसके अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे अपहरण बोलेंगे। अपहरण यानी कि डायलाइजर है ये, इसके अंदर ब्लड आ रहा है। और यहाँ पर छोटे छोटे जो जिस तरह से ग्लोमेरुलस में अर्धपारगम में झिल्लियाँ थी, है ना, वो जो वेन्स मैंने बताई थी, केशिकाएं बताई थी आप लोगों को, वो कैसी होती है, अर्धपारगम होती है। उनसे चयनित चीज़ें बाहर निकल जाती है ना, प्रेशर पड़ता है, उनके ऊपर दाब पड़ता है, तो वो दाब की वजह से बाहर निकल जाती है। ऐसा ही यहाँ पर होता है ना। इसमें ये दो लगे हुए हैं, एक अपहरण के लिए ताजा विलियन है, तो इसमें क्या होता है, इसको भी इसमें डाला जाता है। अब यहाँ पर ही हमारा ब्लड इसमें सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट होने के बाद में जब ये प्योर हो जाएगा तो वहाँ पर से वापस इसके अंदर हमारी जो शिराएं होती है इसमें इसको सप्लाई कर दिया जाता है, किसको, ब्लड को। लेकिन उसके साथ साथ ये जो एक और पाइप हमारा जुड़ा हुआ है, और जब डायलिसिस हो जाता है तो यूरिया की जो अन्य यूरिक एसिड वगैरह है वो सब इसमें कलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो बॉडी में क्या होता है, हमारी जब किडनी खराब हो गई तो वो काम करेगी नहीं, काम नहीं करेगी तो ये वाली स्थिति बन जाएगी कि भाई डेथ होने वाली है, तो भाई उसको बचाने के लिए इस तरह से डायलिसिस दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका जो खून है उसमें जो जहरीले पदार्थ है वो अलग हो जाते हैं और वो व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी जी सकता है। तो ये आपका ये भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इनमें से कोई, हाँ, यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जैसे हमारी बॉडी क्या कर रही थी, रीऑब्जर्प्शन कर रही थी, वापिस से पुनरावसन कर रही थी। जब हमने देखा था ना यहाँ पर ये हेलन के लूप आ गए, यहाँ पर वो वापिस से जो मटेरियल बच गए हैं, ग्लूकोज, अमीनो, जो काम की चीज़ें बच गई हैं, उनको वापिस से चयनित चीज़ों को अपने में समाहित कर रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये मशीन वो प्रोसेस नहीं कर पाती, फलस्वरूप व्यक्ति में इन तत्वों की कमी हो जाती है ना। बाहर से एक्स्ट्रा उनको देना पड़ेंगे, फिर और ज़्यादा अच्छा सा फूड मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ही बार फिल्टर हो रहा है यहाँ डबल फिल्टर नहीं हो रहा है। अब एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है प्रतिदिन 180 लीटर निस्यंद करता है अपनी वृक्क से। यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन कितना होता है, 1 या 2 लीटर होता है। तो ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है।